मैं सभी विद्यार्थियों और साथियों और मित्रों का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों और मित्रों, जो है आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अ, कौटिल्य के संदर्भ में रहेगा, जिनको जो है चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी दूसरी क्लास होगी। जैसा डियर स्टूडेंट्स और साथियों आप जानते हैं कि इनका जो वास्तविक जो नाम था वो विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त के नाम से जो है इनके बचपन का नाम था और एक ये प्रकांड जो है शिक्षक थे, विद्वान थे, राजनीति शास्त्री थे और अर्थशास्त्री और उस समय के महानतम जो है शिक्षक थे, जिस समय भारत को जो है विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला में इन्होंने जो है अध्यापन का कार्य करवाया और मगध साम्राज्य के अंतर्गत उस समय जो घनानंद का जो शासन था और घनानंद के द्वारा जो नंद वंश से थे, उन्होंने इनका जो है अपने दरबार में अपमान कर दिया था। तो ये दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। अपनी सूझबूझ उपायों के माध्यम से जो है नंद वंश के शासन को जो है पूरी तरह से इन्होंने समाप्त करवाया और उनके स्थान पर जो है चंद्रगुप्त को जो है एक शासक के रूप में नियुक्त किया और स्वयं उनके क्या बने, महामंत्री बने। डियर स्टूडेंट्स, राजनीति शास्त्र के संदर्भ में हम देखें तो इनकी जो महानतम जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति पर लिखा गया, जो है क्या माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ क्या माना जाता है, उसको ग्रंथ माना जाता है। तो कल हमने बात की थी इनके सामान्य जीवन परिचय के संदर्भ में और हमने जो पिछली क्लास के अंतर्गत जो बात की थी वो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के संदर्भ में हमने देखा था और जो राज्य की जो उत्पत्ति है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य ने समझौतावादी सिद्धांत की ओर जो है वो संकेत करते हैं, जो कि आधुनिक समझौतावादी जो विचारक हैं होब्स, लॉक, रूसो, इनके विचारों से जो है राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में इनके जो विचार है वो मेल खाते हैं। और राज्य के जो स्वरूप के संदर्भ में जो बात की है, राज्य के जो अंग बताए हैं, कौटिल्य ने 7 अंग बताए हैं और उन्हीं को जो है सप्तांग सिद्धांत के नाम से जो है जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम उससे आगे की बात करते हैं। आज जो है हम इस क्लास के अंतर्गत आज जो हम बात करेंगे जो है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की। ठीक है, कौन से सिद्धांत के? मंडल सिद्धांत के। ये हमारा जो है विषय रहेगा आज का। जो टॉपिक है मंडल सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए कि मंडल सिद्धांत जैसे आधुनिक समय में विभिन्न राज्यों के बीच में जो है जो राजनीतिक जो संबंध होते हैं, सहयोग जो पाया जाता है और परस्पर जो संघर्ष होते हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। तो उस समय में भी जो है कौटिल्य ने जो है राज्य के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख जो कार्य बताया था वो ये बताया कि कोई भी राजा या राज्य अकेला नहीं रह सकता, उसको किसी न किसी रूप में दूसरे राज्यों की जो है सहायता या आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना भी जो है राजा की एक ड्यूटीज होती है, राज्य का एक मोस्टली जो है कार्य होता है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, विचारक हैं, जैसे कौटिल्य थे, उस समय के प्रकांड पंडित थे, विद्वान थे, राजनीति शास्त्री भी थे, अर्थशास्त्री भी थे और एक महानतम क्या थे, शिक्षक थे। ठीक है, तो इन्होंने भी जो है राजा का एक आवश्यक कार्य माना कि राजा को दूसरे राज्यों के साथ में परराष्ट्र संबंधों का संचालन जो है एक राज्य को करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उस राज्य के जो है मित्र राष्ट्र होने चाहिए। कैसे राष्ट्र होने चाहिए? मित्र राष्ट्र। तो परराष्ट्र संबंधों के संबंध में या हम ये कहें कि वैदेशिक जो नीति है, विदेश नीति के अंतर्गत जो है मंडल सिद्धांत का कौटिल्य ने जो है उल्लेख किया है, इस पे उन्होंने जो है प्रकाश डाला है। और इसके अंतर्गत जो है मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण के, ध्यान रखना, अर्थशास्त्र इनकी महत्वपूर्ण जो है क्या थी, रचना थी, इनका महत्वपूर्ण क्या था, ग्रंथ था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के जो है 6ठे अधिकरण के, ध्यान रखना, अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण के, 6ठे अधिकरण के जो है दूसरे अध्याय में कौटिल्य ने, 6ठे अधिकरण के दूसरे अध्याय में जो है कौटिल्य ने 6ठे अधिकरण के दूसरे अध्याय में कौटिल्य ने जो है मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। ध्यान रखना, कौन से सिद्धांत का? मंडल सिद्धांत का क्या किया है, उल्लेख किया है। ठीक है, मंडल सिद्धांत का जो है वर्णन किया है या उल्लेख किया है, ये आपको विशेष रूप से जो है क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर से देखें,
हम बात कर रहे हैं कौटिल्य के सेकंड क्लास के अंतर्गत, और जो है इसमें उनके द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत का हम देख रहे हैं। और मंडल सिद्धांत जो है प्रमुख रूप से जो है विदेश नीति के संदर्भ में आता है कि किस प्रकार से एक राज्य को दूसरे राज्यों के साथ में इस तरह से सहयोगात्मक जो है संबंध स्थापित करने चाहिए ताकि राज्यों को अधिक से अधिक क्या हो, लाभ हो, और राज्यों को जो है शत्रुओं का भी जो है भय नहीं होना उसको चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो है राज्य का एक आवश्यक दायित्व निभाना है। राज्य के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जनरली उस समय के, चाहे हम मनु की बात करें, कौटिल्य की बात करें, शुक्र की बात करें, या फिर रामायण में राजनीतिक विचारों की बात करें, महाभारत के अंतर्गत शांति पर्व के अंतर्गत हम बात करें, तो राज्य उस समय जो प्राचीन जो शासन प्रणाली थी वो कौन सी थी? राजतंत्र थी। कौन से थे? राजतंत्र थी। ठीक है, और राजतंत्र में शासन का जो प्रमुख हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? राजा हुआ करता था। तो राज्य के जो कार्य थे वो राजा के मोस्टली कार्य थे, क्योंकि उस समय राज्य के लक्ष्य और उद्देश्यों की जो पूर्ति की जाती थी वो राजा के द्वारा, क्योंकि राज्य का जो प्रमुख होता था कौन होता था? राजा होता था। आधुनिक समय में हम बात करें तो आधुनिक संदर्भ में राज्य के लक्ष्य और उद्देश्यों की जो पूर्ति की जाती है वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, शासन के द्वारा की जाती है, सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो उस समय में भी राज्य के जो सामान्यतः जो सभी ने जो कार्य बताए हैं कि भाई सबसे पहले जो है राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, राज्य की आवश्यकता क्या है, राज्य किस लिए जो है संसार में आया है, इसके लिए जो है मोस्टली राज्य की उत्पत्ति का जो प्राथमिक जो आधार था वो क्या था? प्रजा का क्या करना? रक्षण करना, प्रजा की क्या करना? सुरक्षा करना, लोक कल्याण करना, परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना, सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह करना, इसके अलावा अर्थव्यवस्था का संचालन करना, इसके अलावा न्याय की जो है स्थापना करना। तो ये जनरली क्या थे? कार्य थे। तो उन्हीं कार्यों में जो है राज्य के आवश्यक कार्यों के अंतर्गत जो है जो परराष्ट्र संबंध है, परराष्ट्र जो नीति है उसके अंतर्गत मंडल सिद्धांत का जो है क्या किया है? प्रतिपादन किया है। तो जो अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का जो महानतम जो ग्रंथ था, महानतम इनकी जो रचना थी, उसके छठे अधिकरण के दूसरे अध्याय में कौटिल्य ने इस सिद्धांत का, मंडल सिद्धांत का क्या किया है? उल्लेख किया है। ठीक है, इसके बाद में जो है कि इसमें जो है मंडल का जो अर्थ होता है राज्यों का व्रत। ध्यान रखना, मंडल का अर्थ जो है कौटिल्य ने क्या बताया? मंडल का जो अर्थ है वो राज्यों का व्रत। ठीक है, राज्यों का क्या है? व्रत। ये इसका क्या है? अर्थ है। ठीक है, कि राज्यों का जो व्रत है, और इसमें कुल मिलाकर के 12 राज्य होते हैं मंडल सिद्धांत में। मंडल के अंतर्गत जो है, मंडल के अंतर्गत ध्यान रखना, मंडल के अंतर्गत जो है 12 राज्य होते हैं। कितने राज्य होते हैं? 12 राज्य होते हैं। ठीक है, कितने राज्य होते हैं? 12 राज्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि मंडल का जो अर्थ है वो राज्यों का व्रत है, और मंडल के अंतर्गत 12 राज्य होते हैं कि 12 राज्यों से मिलकर के जो मंडल बनता है वो मंडल है। और इसमें जो केंद्र में जो होता है वो विजयगिसु होता है, जो विजय की इच्छा रखने वाला शासक होता है, राजा होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि इसकी जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं अपन बात करते हैं कि 12 राज्यों से मिलकर के क्या बनता है? एक मंडल बनता है। और इसमें विजयगिसु के सामने लगा हुआ, ठीक है, ये केंद्र में होता है कौन सा राजा? विजयगिसु। ठीक है, इसके सामने लगा हुआ राज्य, ध्यान रखना, विजयगिसु के सामने लगा हुआ राज्य या सामने वाला जो राज्य है, या ये कहे कि इसका जो पड़ोसी राज्य है। ठीक है, सामने लगा हुआ जो राज्य होता है वो उसका शत्रु होता है। क्या होता है? उसका जो है शत्रु होता है। उसका क्या होता है? शत्रु होता है, ऐसा कौटिल्य ने बताया। ठीक है, क्या होता है? शत्रु होता है। इसका जो पड़ोसी है, इसके साथ में जिसकी सीमा लगती है, जिस राज्य के स्वभाव तो वो कैसा राज्य होगा? वो शत्रु राज्य होगा। कैसा राज्य होगा? शत्रु राज्य होगा। इसलिए वह अरि कहलाता है। इसको कौन सा राज्य का है? इसलिए वह अरि कहलाता है। क्या कहलाता है? अरि राज्य। ठीक है, कौन सा राज्य कहलाता है? अरि राज्य कहलाता है। और दूसरे नंबर की जो बात है कि अरि के सामने वाला राज्य, सेकंड जो है अरि के सामने वाला राज्य, अरि के सामने वाला जो राज्य है, इसके सामने वाला जो राज्य है वो स्वभावतः कैसा राज्य होता है? वो मित्र राज्य होता है। कौन सा राज्य होता है? मित्र राज्य
होता है, यानी पड़ोसी के साथ में जिसकी सीमा लगती है वो स्वभावतः उसका जो राज्य होता है वो विजिगिसु जो कि केंद्र में माना है इसको, इसका क्या होगा, ये मित्र होगा, स्वभावतः कैसा होगा, मित्र होगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण जो बात है जो है और क्योंकि विजिगिसु का उसके साथ में महत्वपूर्ण संबंध होता है, इस राज्य का या इस राजा का जो है कैसे संबंध होता है, इसके साथ में महत्वपूर्ण संबंध होता है। और जो है तीसरे नंबर पे हम नेक्स्ट बात करें, देखिए पहले बात तो ये देखिए, मंडल का जो अर्थ होता है राज्यों का व्रत है, ये परराष्ट्र संबंधों के अंतर्गत जो है कौटिल्य ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, राजा को परामर्श दिया है कि किस प्रकार से जो है उसको इस प्रकार से दूसरे राष्ट्रों के साथ में, दूसरे राज्यों के साथ में संबंध स्थापित करने चाहिए ताकि उसके कम से कम शत्रु, अधिक से अधिक कैसे राज्य होने चाहिए, मित्र राज्य होने चाहिए, ताकि उसको जो है शत्रुओं से भय नहीं रहे, ठीक है, और उसका सहयोग भी जो है उस राज्य का होता रहे। तो सबसे पहली बात कि मंडल के अंतर्गत 12 राज्य होता है, इसका जो केंद्र में होता है विजिगिसु होता है, और विजिगिसु के सामने लगा हुआ जो राज्य होता है वो उसका क्या होता है, शत्रु होता है, और इस शत्रु को जो है वह किसकी संज्ञा देते हैं, अरि कहा है, ठीक है, क्या कहा है, अरि। और अरि के जो सामने वाला जो राज्य होता है ये स्वभाव होता है विजिगिसु का क्या होता है, मित्र होता है, ठीक है, क्या होता है, मित्र होता है। इसके अलावा जो है मित्र के सामने वाला राज्य, ध्यान रखना, मित्र के सामने वाला राज्य, तीसरे नंबर पे हम बात करें जो है तीसरे नंबर के अंतर्गत कि मित्र के सामने वाला राज्य अरे मित्र कहलाता है, मित्र के सामने वाला राज्य, मित्र के सामने वाला जो राज्य है वो अरि मित्र कहलाता है। कौन सा मित्र कहलाता है, अरि मित्र कहलाता है, अरि मित्र कहलाता है। अरि मित्र, अरि का मतलब क्या है, शत्रु, तो अरि का जो मित्र है वो अरि मित्र कहलाता है, इस क्योंकि वह अरि का मित्र किंतु विजिगिसु का क्या होता है, शत्रु होता है। अरि का तो क्या होता है, मित्र, लेकिन इसका क्या होता है, शत्रु होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, शत्रु होता है। और जो है अरि मित्र के सामने वाला राज्य मित्र मित्र कहलाता है, अरि मित्र के सामने वाला राज्य क्या कहलाता है, ये इसके सामने वाला जो राज्य है, नेक्स्ट बात आपको नोट करनी है कि अरि मित्र के सामने वाला राज्य, अरि मित्र के सामने वाला जो राज्य है, अरि मित्र के सामने वाला जो राज्य है, कौन सा, अरि मित्र के सामने वाला जो राज्य है वो जो है इसके अंतर्गत जो है मित्र मित्र कहलाता है, क्या कहलाता है, मित्र मित्र कहलाता है, क्या कहलाता है, ये मित्र मित्र कहलाता है, जो अरि मित्र के सामने वाला होता है, ठीक है, किसके सामने, अरि मित्र के सामने वाला जो होता है वो मित्र मित्र कहलाता है, क्योंकि यह मित्र राज्य का मित्र होता है, और इसी कारण विजिगिसु के साथ में क्या होती है, इसके मित्रता होती है, तो क्या कहलाता है, ये मित्र मित्र कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में और जो महत्वपूर्ण जो बात है इसके संदर्भ में जो है नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बात है कि विजिगिसु के पीछे, आगे ध्यान रखना कि विजिगिसु के पीछे, विजिगिसु इसका मतलब है जो विजय की इच्छा रखने वाला राज्य केंद्र में होता है, विजिगिसु के पीछे स्थित राज्य को, इसके पीछे के स्थित राज्य को इसके पीछे के स्थित राज्य को जो है क्या कहा है, पाशनिग्रह कहा है, ध्यान रखना, कौन सा राज्य, पाशनिग्रह, ठीक है, क्या कहा है, पाशनिग्रह कहा है, ठीक है। इसके बाद में जो है नेक्स्ट जो हम बात करें, और यह भी अरि की तरह विजिगिसु का क्या होता है, शत्रु होता है, ठीक है, इसका क्या माना है, अरि की तरह जो है सामने वाला जो राज्य है ये पीछे का क्या होता है, ये शत्रु होता है, पाशनिग्रह क्या होता है, इसका मतलब क्या है, शत्रु है, ठीक है। इसके बाद में जो है पाशनिग्रह के पीछे जो राज्य होता है उसे आक्रांता कहा जाता है, और यह विजिगिसु का क्या होता है, मित्र होता है, पाशनिग्रह के पीछे, ठीक है, कि इसके जो पीछे होता है, पाशनिग्रह के पीछे का जो राज्य है, पीछे का जो राज्य है इसको क्या कहा है, उसे आक्रांता कहा है, क्या कहा है, आक्रांत, ठीक है, और आक्रांत का मतलब क्या होता है, मित्र होता है, किसका मित्र होता है, विजिगिसु का क्या होता है, मित्र होता है। और आक्रांता के पीछे स्थित राज्य को पाशनिग्रह कहा है, यानी पीठ के शत्रु का जो मित्र है पाशनिग्रह कहा है, क्योंकि यह पाशनिग्रह का क्या होता है, मित्र होता है,
और पार्श्वग्रह सार के पीछे स्थित राज्य को आक्रांता सार कहा है, क्योंकि यह आक्रांत का क्या होता है, मित्र होता है। विजयगिसो और अरि राज्यों की सीमाओं से लगे राज्यों को मध्यम राज्य कहा है। विजयगिसो और अरि जो शत्रु है, इनकी सीमाओं से लगे हुए राज्यों को कौन सा कहा है, मध्यम, और यह राज्य अधिक शक्तिशाली होता है। विजयगिसो और उसके शत्रु के मध्य स्थित राज्य को उदासीन राज्य कहा है, और युद्ध के समय यह पूर्णतः तटस्थ रहता है, और शक्ति की दृष्टि से विजयगिसो, अरि और मध्यम तीनों से अधिक क्या होता है, शक्तिशाली होता है। कौन सा राज्य, उदासीन राज्य। ठीक है, तो ये तो था मोस्टली रूप में कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित जो मंडल सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत, मंडल सिद्धांत। और मंडल सिद्धांत के अंतर्गत प्रमुख रूप से 12 राज्यों से मिलकर के, यानी जो राज्यों का जो विवेक सम्मत जो वर्गीकरण किया गया है 12 राज्यों का, वो मंडल सिद्धांत के नाम से उसको जो है जाना जाता है। और इसमें जो स्थित जो केंद्र में स्थित राज्य होता है, राजा होता है, उसको क्या कहा गया है, विजयगिसो कहा गया है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कौटिल्य की 6 नीतियां। ध्यान रखना, कौटिल्य की ये परराष्ट्र संबंधों के अंतर्गत ही आएंगे डियर स्टूडेंट्स और साथियों, कि कौन कौन सी जो है राजा को आवश्यकता अनुसार नीतियों का जो है पालन करना चाहिए अपने राज्यों को सर्वोच्च या शक्तिशाली बनाने के लिए। ठीक है, और राज्यों की रक्षार्थ जो है, तो कौटिल्य ने 6 नीतियों का उल्लेख किया है। कितनी नीतियों का कौटिल्य ने जो है ये कहें 6 नीतियां जो है वो कौन सी नीति कहलाएगी, 60 गुण्य नीति। ठीक है, 6 फॉर पॉलिसी, 6 फॉर पॉलिसी अर्थात समय समय पर कौटिल्य ने इस बात का परामर्श दिया है कि एक राजा को समय समय पर इन नीतियों को अपनी आवश्यकता के अनुसार एक शासक को जो है अपनाना चाहिए। ठीक है, तो 60 गुण्य नीति, कौटिल्य ने 60 गुण्य नीति का जो है प्रतिपादन किया है या उल्लेख किया है। ठीक है, प्रतिपादन किया है। ठीक है, कौन सी नीति का, 60 गुण्य नीतियां, अर्थात इसमें कितनी नीतियां हैं, 6 नीतियां। ठीक है, और 6 नीतियों को क्या कहा है, 60 गुण्य नीति कहा है। क्या कहा है, 60 गुण्य नीति। तो कौटिल्य ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में यथार्थवाद को मुख्य माना। आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स कि कौटिल्य ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतरराष्ट्रीय राजनीति इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में यथार्थवाद को माना है। ठीक है, किसको माना है, यथार्थवाद, वास्तविकता को, रियलिज्म को जो है इन्होंने स्वीकार किया है, उसको माना है, यथार्थवाद को माना है। और डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो वेस्टर्न जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जिसमें कौटिल्य की जो तुलना है हम मैकियावेली से करते हैं, और मैकियावेली की जो प्रसिद्ध जो रचना थी द प्रिंस थी। ठीक है, कौन सी रचना, द प्रिंस। तो मैकियावेली ने भी जो है यथार्थवाद को माना है, और कौटिल्य ने भी जो है किसको माना है, यथार्थवाद को माना है। ये आपको विशेष रूप से जो है ध्यान रखना है। ठीक है, तो यथार्थवाद को इन्होंने मुख्य माना है, और राज्य की सुरक्षा व शक्ति में वृद्धि के लिए, ध्यान रखना नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो बात है, राज्य की सुरक्षा व जो है शक्ति में वृद्धि के लिए, राज्य की सुरक्षा व शक्ति में वृद्धि के लिए, सुरक्षा व शक्ति में वृद्धि के लिए जो है 6 नीतियों का प्रतिपादन किया है। ठीक है, 6 नीतियों का उल्लेख किया है। शक्ति में वृद्धि के लिए कितनी नीतियों का, 6 नीतियों का जो है उल्लेख किया है। कितनी नीतियों का उल्लेख किया है, 6 नीतियों का उल्लेख किया है। ठीक है, 6 फॉर पॉलिसी, जिसको 60 गुण्य नीति के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना कि कौटिल्य ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में यथार्थवाद को महत्वपूर्ण माना है। किसको माना है, यथार्थवाद को। और जो वेस्टर्न जो पॉलिटिकल थिंकर्स है, जो मैकियावेली है, मैकियावेली ने भी यथार्थवाद को माना है। ये दोनों में जो है हमें समानता देखने को मिलती है, और मैकियावेली की जो तुलना की जाती है किससे की जाती है, कौटिल्य से। ठीक है, जो भारतीय राजनीतिक जो है विचारक, एक महानतम शिक्षक, राजनीति शास्त्री, और राज्य के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों का विशद रूप से जो है उन्होंने क्या किया है, उल्लेख किया है। ठीक है, इसके अलावा भारत में मौर्य वंश की जो स्थापना की गई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जिनको शासक इन्होंने बनाया, महानतम जो शिक्षक थे, इनके मार्गदर्शन में, तो
तो मौर्य वंश की स्थापना में भी जो है इनका महत्वपूर्ण क्या है, योगदान है। ठीक है, तो चलिए बात कर रहे हैं 6 फॉर पॉलिसी 60 गुनी नीति की। और 60 गुनी नीति में जो है 6 नीतियां इन्होंने मोस्टली रूप में उनका उल्लेख किया है। तो हम 6 नीतियों की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो है संधि। ठीक है, क्या आती है, संधि। संधि का जो मतलब होता है कि दो राज्यों में परस्पर संबंध स्थापित करना। दो राज्यों में परस्पर संबंध क्या करना, स्थापित करना। ठीक है, क्या करना, स्थापित करना। या ये कहें कि संधि का मतलब होता है मेलजोल होता है कि जब एक राजा से दूसरा राजा शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है, तो उससे युद्ध करेगा तो स्वभावतः जो है उसकी क्या होगी, पराजय होगी। तो इस प्रकार की कंडीशन में, इस प्रकार की स्थिति में जो है उस राजा को दूसरे राज्यों से परस्पर क्या कर लेनी चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए। उससे जो है मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना या दो राज्यों के परस्पर संबंध स्थापित करना, मेलजोल स्थापित करना क्या कहलाता है, संधि कहलाता है, जो कि एक राज्य के हित में होता है। ठीक है, तो पहला संधि। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो विग्रह। सेकंड जो नीति है क्या बताया है, विग्रह। ठीक है, विग्रह का जो मतलब है कि एक दूसरे की बुराई में संलग्न होना। एक दूसरे की बुराई में, ध्यान रखना, एक दूसरे की बुराई में संलग्न रहना। संलग्न का मतलब है कि लगे रहना, जुड़े रहना। ठीक है, एक दूसरे की क्या बुराई करते रहना, एक दूसरे की बुराई में संलग्न रहना। ये कौटिल्य ने किसको कहा है, ये विग्रह को माना है। ठीक है, पहली कौन सी पॉलिसी होगी, संधि। दो राज्यों के परस्पर मेलजोल को संधि कहा है। विग्रह का मतलब है एक दूसरे की बुराई में क्या रहना, संलग्न रहना। और इसके बाद में तीसरे नंबर पे आती है जो नीति बताई है, कौन सी बताई है, यान। तीसरे नंबर पे कौन सी, यान। और यान का जो मतलब है वो है आक्रमण कर देना। ठीक है, क्या कर देना, आक्रमण कर देना। ठीक है, या आक्रमण कर देना कि जब स्थितियां अनुकूल हो तो एक राज्य को दूसरे राज्य पर क्या कर देना चाहिए, आक्रमण कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो है फोर्थ नंबर पे हम बात करें तो आसन। कौन सी नीति, आसन। ठीक है, आसन का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि विशेष परिस्थिति की प्रार्थना में मौन बैठना। ठीक है, विशेष जो है वो अवसर की जो है तलाश में बैठे रहना। तो इसको क्या कहा है, आसन का है विशेष परिस्थिति की प्रार्थना में बैठे रहना। विशेष परिस्थिति की प्रार्थना में, ठीक है, प्रार्थना में मौन रहना या बैठे रहना। ठीक है, मौन रहना या बैठे रहना, यानी अवसर की तलाश में चुपचाप बैठे रहना। इसको क्या कहा है, आसन कहा है। क्या कहा है, आसन। ठीक है, इसके बाद में जो है मौन बैठना या रहना। फिफ्थ नंबर पे जो है संश्रय। फिफ्थ नंबर पे कौन सी नीति है, संश्रय है। ठीक है, संश्रय का मतलब ये होता है कि दूसरे आशय में स्वयं को क्या कर देना, समर्पण कर देना। ठीक है, संश्रय ये कहें कि शक्तिशाली राजा की जो है शरण में चले जाना, या ये कह सकते हैं कि दूसरे स्वयं को समर्पण कर देना। स्वयं को जो है समर्पण कर देना, स्वयं को समर्पण कर देना। ठीक है, क्या कहलाता है, ये संश्रय कहलाता है। और लास्ट जो है द्वैधी भाव। छठी जो नीति है कौन सी बताई है, द्वैधी भाव। ठीक है, कौन सी नीति, द्वैधी भाव। द्वैधी भाव का मतलब कौटिल्य ने बताया कि एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ में संधि, एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ में संधि, एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ जो है संधि, ये क्या कहलाती है, ये द्वैधी भाव कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में जो है इसी को जो है 60 गुनी नीति के नाम से जाना जाता है। तो कौटिल्य ने 6 जो नीतियों का जो उल्लेख किया है उसी को क्या कहा जाता है, 60 गुनी नीति। 6 फॉर पॉलिसी, अर्थात एक शासक को, राजा को अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए जो है और अपने राज्य के हितों के लिए इन 6 नीतियों को जो है समय समय पर जो है उसको अपनाना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार इनका पालन करना चाहिए। इस बात का जो है कौटिल्य ने शासक को, ये राजा को क्या दिया है, परामर्श दिया है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं उपायों के संदर्भ में कि भारतीय जो ग्रंथ हैं और जो उनमें भी जो है उपायों का उल्लेख किया गया। तो कौटिल्य ने भी जो है 4 नीतियां बताई हैं या 4 उपाय बताए हैं। उपायों के संदर्भ में हम बात करें
तो कितने उपाय बताए हैं? 4 उपाय। ठीक है, कितने उपायों की बात करते हैं? 4 उपायों की बात करते हैं। और 4 उपायों में साम, दाम, दंड, भेद। पहला कौन सा है? साम। इसके बाद में जो है दाम या दान कह सकते हैं, दाम या जो है साम, दाम, दंड, तीसरे नंबर पे जो है भेद, और लास्ट जो विकल्प जो बताया वो किसको बताया? दंड को। ठीक है, तो साम, दाम, भेद और दंड, ये 4 उपायों का उल्लेख किया है। साम का मतलब है शांति या समझा बुझाकर काम निकालना। ठीक है, शाम का मतलब शांति या समझा बुझाकर कार्य या काम निकालना। ठीक है, कि इसका जो प्रयोग है वो साम समझाने का सम्मान देकर के जो है शांति या समझा बुझा करके जो है काम निकालना, ये जो मोस्टली है ये किसके अंतर्गत आता है? साम के अंतर्गत आता है। दाम की बात करें तो धन देकर राज्यों को अपने पक्ष में करना, धन देकर राज्यों को अपने पक्ष में करना। ठीक है, अगर कोई राज्य है जो राजा जो लालची है तो उसको जो है धन देकर के जो है अपने पक्ष में किया जा सकता है। इसको क्या कहा है कौटिल्य ने? दाम। ठीक है, दूसरा उपाय बताया कि धन देकर राज्यों को अपने पक्ष में करना, ये दाम उपाय के अंतर्गत आता है। और भेद की बात करें तो मित्र राज्यों या दूसरे राज्यों में फूट डालना, मित्र राज्यों या दूसरे राज्यों में जो है फूट डालना। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ये भेद। क्या कहलाएगा? भेद। ठीक है, और दंड की बात करें तो दंड के अंतर्गत जो है किसी राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग करना। ठीक है, किसी राज्य के खिलाफ जो है बल का प्रयोग करना, किसी राज्य के खिलाफ किसका प्रयोग करना? बल का प्रयोग करना। ठीक है, या फिर जो है उस पर क्या कर देना? आक्रमण कर देना। ठीक है, बल का प्रयोग करना या फिर जो है उस पर क्या कर देना? आक्रमण कर देना। ये कौन से उपाय के अंतर्गत आता है? ये दंड के अंतर्गत आता है। और अंतिम विकल्प के रूप में जो है कौटिल्य ने बताया कि जब 3 विकल्प विफल हो जाएं, असफल हो जाएं, तो एक शासक या राजा को जो है चौथा उपाय काम में लेना चाहिए। ठीक है, तो 4 उपायों का भी जो है उन्होंने उल्लेख किया है। तो निश्चित रूप में जो है ये समझ में आएंगे साम, दाम, भेद और दंड। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि कौटिल्य ने दंड को अंतिम प्राथमिकता दी है। जैसे मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको बताया कि अंतिम विकल्प के रूप में जो है कौटिल्य ने कौन से उपायों को प्रयोग में लाने के लिए कहा है? दंड के रूप में। ठीक है, अंतिम जो विकल्प जो बताया कौन सा बताया है? दंड। तो ये कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधी विचारों के अंतर्गत जो है एक तो मोस्टली रूप में आपको मंडल सिद्धांत ध्यान रखना है कि 12 राज्यों से मिलकर के बनने वाले व्रत या राज्यों के विवेक सम्मत और वैज्ञानिक जो वर्गीकरण है उसको मंडल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें 12 राज्यों का विवेक सम्मत क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। और एक शासक को जो है इन राज्यों को दृष्टि में रखते हुए जो है अपनी जो विदेश नीतियां हैं, फॉरेन जो पॉलिसी है, परराष्ट्र संबंध है, उनका क्या करना चाहिए? संचालन करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे सामाजिक विचारों के संदर्भ में भी देखते हैं कौटिल्य के सामाजिक विचार। कौटिल्य के सामाजिक विचार, सोशल जो व्यूज हैं, विचार हैं, सामाजिक विचारों के अंतर्गत बात करें कि कौटिल्य ने मनु के समान वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। ठीक है, कौटिल्य ने किसके समान? जैसे मनु ने भी 4 वर्ण बताए, तो मनु के समान वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो मनु थे, मनु भी जो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं, विचारक हैं। मनु के संदर्भ में जीवन काल के बारे में हमें कोई जो है स्पष्ट प्रमाणिक जो सामग्री है उसका अभाव है। हमें स्पष्ट प्रमाणिक सामग्री नहीं मिलती है, लेकिन पौराणिक जो कथाएं हैं उनके माध्यम से और जो
शतपथ ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है, उसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि एक तो कोई मनु परंपरा हुई है, उस मनु परंपरा में कोई व्यक्ति मनु हुए हैं, और एक जल पलावन की घटना का उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति शेष बचते हैं, बाकी सभी व्यक्ति डूब जाते हैं। तो भावी सभ्यता के जो प्रवर्तक बने वो कौन बने? मनु। और मनु के द्वारा जो है देखिए हमें जो एंसेंट जो पॉलिटिकल जो चिंतन है उसका हमें जो उल्लेख मिलता है, हमें जानकारी मिलती है, वो स्मृतियों के माध्यम से भी मिलती है। किसके माध्यम से मिलती है? स्मृतियों के माध्यम से। तो प्राचीन राजनीतिक चिंतन की जानकारी जैसे नीति शास्त्र है, इसके अलावा धर्म ग्रंथ है, इसके अलावा जो जैसे अर्थशास्त्र है, इसके अलावा नीति शास्त्रों में शुक्र नीति है, इसके अलावा रामायण है, महाभारत है, ठीक है। और जो स्मृतियां हैं, और स्मृतियों में मनु स्मृति को जो है क्या माना जाता है? महत्वपूर्ण माना जाता है। और मनु स्मृति में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। और मनु के संदर्भ में जो है कि कोई व्यक्ति मनु है, मनु परंपरा में उनके द्वारा मनु स्मृति लिखी गई, और मनु स्मृति के माध्यम से हमें उस उनके राजनीतिक विचारों की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। जैसा आप जानते हैं कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो है राज्य के दैवीय सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादन किया है कि राजा या राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो ईश्वर या देवता के द्वारा की गई है। पहले अराजकता की स्थिति थी, शक्तिशाली जो लोग होते थे वो निर्बल लोगों को सताने का कार्य करते थे। तो इस प्रकार से संसार में जो है भयावह स्थिति बनी हुई थी। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए या छुटकारा दिलाने के लिए जो है ब्रह्मा या ईश्वर के द्वारा राजा को जो है अपना प्रतिनिधि बनाया गया, और राजा के इस तरह से जब राजा अस्तित्व में आता है तो राज्य अस्तित्व में आता है, और राज्य की उत्पत्ति का यही सिद्धांत जो है दैवी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मनु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और कौटिल्य के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है वो समझौतावादी सिद्धांत की ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं, जो कि आधुनिक समझौतावादी जो विचारक हैं, होब्स है, लोक है, रूसो है, उनके विचारों से इनके विचार क्या खाते हैं? मेल खाते हैं। ठीक है, तो मनु के समान ही जो है वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया है कि 4 जो वर्ण व्यवस्था थी जो है इसके अलावा कौटिल्य की वर्ण व्यवस्था मनु की तुलना में कैसी है? उदार है। ध्यान रखना कि मनु की तुलना में क्या है? उदार है। कैसी है? उदार, लचीली। ठीक है, लिबरल जिसको कहें कि मनु के जो है अब ये कहें कि मनु की तुलना में, ध्यान रखना, मनु की तुलना में उदार है। कौटिल्य की वर्ण व्यवस्था, कौटिल्य की वर्ण व्यवस्था मनु की तुलना में कैसी है? मनु की तुलना में उदार है। ठीक है, लिबरल है, उदार है, और जो है क्योंकि उसमें वर्णों के कार्यों के स्थानांतरण की क्या की गई है? चर्चा की गई है। कौटिल्य ने पहली बार स्पष्ट रूप से महिलाओं को राज्य के उत्तराधिकार देने का समर्थन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना कि प्राचीन जो इंडियन जो थिंकर्स हैं, विचारक हैं, उसमें कौटिल्य ने, ठीक है, कि कौटिल्य ने पहली बार जो है महिलाओं को राज्य के उत्तराधिकार, महिलाओं को उत्तराधिकार जो है देने का, राज्य का उत्तराधिकार देने का क्या किया है? समर्थन किया है। ठीक है, जबकि मनु स्मृति में जो है समर्थन नहीं किया गया है। नई शिक्षा का अधिकार के संदर्भ में जो है बात कही गई है, शिक्षा से भी क्या रखा गया है? वंचित रखा गया है। ठीक है, लेकिन कौटिल्य ने पहली बार महिलाओं को राज्य का उत्तराधिकार जो है देने का क्या किया है? समर्थन किया है। ठीक है, इसके बाद में जो है तो डियर स्टूडेंट्स मोस्टली रूप में ये इनके जो है सामाजिक विचारों के संदर्भ में हम बात करें तो ये मनु के समान एक तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है, लेकिन इनकी वर्ण व्यवस्था जो है मनु की तुलना में उदार है, क्योंकि उन्होंने वर्णों के कार्यों के स्थानांतरण की क्या की है? चर्चा की है, बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये उदार विचार है इनके। और कौटिल्य ने पहली बार महिलाओं को राज्य का उत्तराधिकार देने का क्या किया? समर्थन किया है। ठीक है, तो ये सामाजिक विचारों के अंतर्गत मोस्टली जो है बातें आती हैं, कौटिल्य के जो सामाजिक विचार हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अर्थशास्त्र में जो प्रशासनिक विचार है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन से विचार? प्रशासनिक विचार। ठीक है,
अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र इनकी महत्वपूर्ण क्या है, रचना है, ग्रंथ है। तो अर्थशास्त्र में प्रशासनिक, अर्थशास्त्र में प्रशासनिक विचार, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो विचारों की संदर्भ में जो बात की है, क्योंकि राज्य के शासन में प्रशासन का महत्वपूर्ण रूप से क्या होता है, रोल होता है, उसकी जो है भूमिका होती है प्रशासन की। और एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से राज्य का जो शासन है, प्रशासन है, उसका जो है क्या किया जा सकता है, संचालन किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रशासनिक विचारों के अंतर्गत हम बात करें तो कौटिल्य ने प्रशासनिक विभागों की संख्या, ध्यान रखना, कौटिल्य ने प्रशासनिक विभागों की संख्या, प्रशासनिक विभागों की संख्या कितनी बताई है, 18 बताई है। ध्यान रखना कितनी बताई है, 18 बताई है, ठीक है। कि प्रशासनिक जो विभाग होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, क्योंकि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन को कई विभागों में बांटा जाता है और विभागों के प्रमुख जो है विभागाध्यक्ष होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जिनके माध्यम से प्रशासन का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। तो कौटिल्य ने प्रशासनिक विभागों की जो संख्या बताई वो कितनी बताई है, 18 बताई है। और कौटिल्य ने विधि व्यवस्था, ध्यान रखना कि कौटिल्य ने तो विधि व्यवस्था यानी कानूनी व्यवस्था, कौटिल्य ने विधि व्यवस्था, विधि का मतलब क्या होता है, कानून, ठीक है, विधि व्यवस्था और जो है नागरिक सुरक्षा के लिए, विधि व्यवस्था व नागरिक सुरक्षा के लिए, नागरिक सुरक्षा के लिए राज्य को, नागरिक सुरक्षा के लिए राज्य को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है, ठीक है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा है कौटिल्य ने। एक तो विधि व्यवस्था, विधि का मतलब होता है कानून, कि कानूनी दृष्टि से जो है विधि की व्यवस्था जो है, और नागरिक सुरक्षा के लिए राज्य में जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो कौटिल्य हैं वो राज्य को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों के अंतर्गत जो है बांटते हैं, जिसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, एक तो दुर्ग और एक जनपद, ठीक है। एक तो किसमें, दुर्ग में, एक तो दुर्ग और दूसरा जो है जनपद। एक तो क्या हो गया, दुर्ग हो गया, और एक क्या हो गया, जनपद। और न्याय प्रशासन का उल्लेख करते हुए, ध्यान रखना, न्याय प्रशासन का उल्लेख करते हुए उसने विधि के 4 आधारों का उल्लेख किया है। विधि के कितने आधार, 4 आधार, विधि के जो है 4 आधारों का ये क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। विधि के 4 आधारों का उल्लेख किया है। कितने आधारों का, 4 आधारों का उल्लेख किया है। और इसमें जो मोस्टली है 4 जो आधार है, एक तो धर्म, व्यवहार, चरित्र, एक तो कौन सा, धर्म, इसके अलावा व्यवहार, इसके अलावा चरित्र, क्या क्या हो गया, धर्म हो गया, व्यवहार हो गया, चरित्र हो गया, और राज्य शासन, ठीक है। और कौन सा हो गया, राज्य शासन। और नंबर पे कौन सा हो गया, राज्य शासन। तो विधि के 4 आधारों का मोस्टली रूप में जो कौटिल्य है ये क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। और कौटिल्य ने शासन संरचना के अंतर्गत गुप्तचरों को विशेष महत्व दिया है। किसको, गुप्तचरों को, ध्यान रखना, गुप्तचरों को ये विशेष महत्व देते हैं। गुप्तचरों को विशेष क्या देते हैं, महत्व देते हैं, विशेष महत्व दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो है तथ्य के संदर्भ में बात करें तो हम बात कर चुके थे कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 विद्याओं का उल्लेख किया है। हमने कल की क्लास के अंतर्गत बात की थी। एक तो आन्विशिकी जो अध्यात्म या दर्शन से संबंधित है, त्रय, धर्म, अधर्म और वेदों का ज्ञान, वार्ता में कृषि, पशुपालन, वाणिज्य विद्या, और दंड नीति के अंतर्गत शासन कला और राज विद्या आती है। क्या क्या आती है, शासन कला आती है, और इसके अलावा क्या आती है, राज विद्या आती है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की शिक्षाओं का क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। कितने प्रकार की शिक्षाओं का, 4 प्रकार की शिक्षाओं का इन्होंने क्या किया, उल्लेख किया है। कौन कौन से विद्या के संदर्भ में बात करें तो आन्विशिकी हो गई, तराई हो गई, वार्ता हो गई, और इसके अलावा जो है दंड नीति। तो कौटिल्य काल में रूपदर्शक एक ऐसा अधिकारी था जो मुद्रा की जांच पड़ताल के लिए उत्तरदायी था। और कौटिल्य ने राजा को दिनचर्या में दिन और रात को 8-8 भागों में विभाजित किया है, जिसमें प्रत्येक भाग 1.5 घंटे का होगा। कौटिल्य के अनुसार राजा में 4 प्रकार के क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए। एक तो अभिगामी गुण, प्रज्ञा गुण, और जो है उत्साह गुण, आत्म सम्मत गुण।
इसके अलावा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के न्यायालयों का विवरण किया है: जनपद संधि न्यायालय, संग्रहण न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय, स्थानीय न्यायालय। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 17 प्रकार के कानूनों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने रोजगार के 3 साधनों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? एक तो जो है कृषि, पशुपालन, और जो है इसके अलावा जो है एक हो गया व्यापार। ठीक है, यानी ये मोस्टली रूप में जो है इस प्रकार के जो है विचार हमें अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और अब हम जो बात करते हैं कौटिल्य और मैकियावेली की समानता। ठीक है, जो वेस्टर्न जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिनकी जो महत्वपूर्ण जो रचना थी कौन सी? द प्रिंस। और कौटिल्य को मैकियावेली की संज्ञा भी जो है दी जाती है। जिस प्रकार से शक्तिशाली राज्य और राजा की संकल्पना जो है मैकियावेली को के द्वारा दी गई। और मैकियावेली ने कहा कि एक शासक में शेर जैसा साहस और लोमड़ी जैसे क्या होनी चाहिए? चतुराई होनी चाहिए। ठीक है, तो कौटिल्य व मैकियावेली की समानता। कौटिल्य व मैकियावेली, कौटिल्य व मैकियावेली की समानता। कौटिल्य व मैकियावेली की समानता के इनके जो विचार हैं उनमें समानताएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो हम बात करें कि दोनों ही यथार्थवादी विचारक हैं। ठीक है, दोनों ही यथार्थवादी कैसे विचारक हैं? दोनों ही यथार्थवादी विचारक हैं। ठीक है, कैसे विचारक हैं? यथार्थवादी विचारक हैं। और दोनों ही विचारक साध्य को यानी लक्ष्य को अधिक महत्व देते हैं। दोनों ही विचारक साध्य को, इसको साध्य का मतलब क्या होता है? लक्ष्य होता है, तो साध्य को महत्व देते हैं। दोनों ही विचारक साध्य को क्या देते हैं? महत्व देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही विचारक साध्य को महत्व देते हैं। इसके अलावा राज्य को सर्वश्रेष्ठ संस्था मानते हैं। ध्यान रखना, दोनों ने ही राज्य को सर्वश्रेष्ठ जो है संस्था माना है। राज्य को सर्वश्रेष्ठ क्या माना है? संस्था माना है। इसके अलावा हम बात करें और शासक को राज्य का केंद्र बिंदु माना है। ठीक है, शासक को यानी राजा, शासक को राज्य का केंद्र बिंदु माना है। ठीक है, किसको? शासक को, यानी शासक कौन होगा? राजा होगा, तो इसको केंद्र बिंदु मानते हैं। और राज्य का सिद्धांत व व्यवहार प्रतिपादित किया है। राज्य का सिद्धांत व व्यवहार जो है इन्होंने राज्य का सिद्धांत व व्यवहार प्रतिपादित किया है। यानी राज्य के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों पर जो है विशेष रूप से क्या डाला है? प्रकाश डाला है, व्यापक रूप से। ठीक है, तो दोनों के विचारों में ये हमें जो है समानता देखने को मिलती है। कौटिल्य और मैकियावेली के विचारों की हम समानता के संदर्भ में बात करें कि दोनों में ही ये जो विचार हमें देखने को मिलते हैं कि यथार्थवादी विचारक हैं। दोनों विचारक साध्य यानी लक्ष्य को महत्व देते हैं और राज्य को सर्वश्रेष्ठ संस्था माना है, राज्य का केंद्र बिंदु माना है यानी शासक को। ठीक है, इसके अलावा राज्य का सिद्धांत व व्यवहार क्या किया है? प्रतिपादित किया है। ठीक है, राज्य के व्यापक रूप से सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों का इनके द्वारा क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं असमानता की, कि कौटिल्य और मैकियावेली के जो विचार है उनमें मोस्टली रूप में किन आधारों पर जो है हमें असमानता जो है देखने को मिलती है। तो अब हम बात करते हैं असमानता के संदर्भ में कौटिल्य व मैकियावेली के विचारों के अंतर्गत असमानताएं। तो इसमें जो है असमानताओं के संदर्भ में हम बात करें कि मैकियावेली ने द प्रिंस में द प्रिंस, ठीक है, ये मैकियावेली के महत्वपूर्ण क्या थी? रचना थी। तो मैकियावेली ने द प्रिंस में केवल राज्य व शासन के, द प्रिंस में केवल राज्य व शासन के प्रबंधन का जो है वर्णन किया है। राज्य व शासन के प्रबंधन का वर्णन किया है। ठीक है, प्रबंधन का क्या किया है? वर्णन किया है। एक तो ये असमानता हमें देखने को मिलती है कि
कि मैकियावेली ने दैप्रिंस ये मैकियावेली की महत्वपूर्ण क्या थी, कृति थी, रचना थी। इसमें केवल राज्य व शासन के प्रबंधन का उल्लेख किया है, जबकि कौटिल्य ने राज्य व शासन के साथ साथ, ध्यान रखना, जबकि कौटिल्य ने राज्य के शासन व प्रबंधन के साथ साथ, राज्य के शासन व प्रबंधन के जो है साथ साथ, राज्य के प्रबंधन के साथ साथ जो है वर्ण व्यवस्था, दंड व्यवस्था, ध्यान रखना, वर्ण व्यवस्था, इसके बाद में दंड व्यवस्था और अर्थव्यवस्था क्या क्या हो गया कि कौटिल्य ने राज्य के शासन और प्रबंधन के साथ साथ में वर्ण व्यवस्था, दंड व्यवस्था, इसके अलावा अर्थव्यवस्था आदि का क्या किया है, उल्लेख किया है, आदि का क्या किया है, उल्लेख किया है। तो ये हमें जो है असमानता देखने को मिलती है, ठीक है, आदि का क्या किया है, उल्लेख किया है। जबकि जो मैकियावेली है उन्होंने अपनी कृति द प्रिंस में केवल राज्य व शासन के प्रबंधन का क्या किया है, उल्लेख किया है। इसके अलावा द प्रिंस की तुलना में, ध्यान रखना, नेक्स्ट जो असमानता की बात करें तो द प्रिंस की तुलना में, किसकी तुलना में, द प्रिंस की तुलना में जो है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु अधिक व्यापक है। द प्रिंस की तुलना में अर्थशास्त्र की, किसके, ये महत्वपूर्ण जो रचना थी कौटिल्य के, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, ठीक है, अर्थशास्त्र के विषय वस्तु अधिक क्या है, व्यापक है, यानी व्यापक रूप से इसमें क्या किया गया, उल्लेख किया गया। तो अधिक क्या है, व्यापक है, एक ये असमानता हमें देखने को मिलती है। और भी हम बात करें तो जो है द प्रिंस में केवल राज्य शिल्प की व्याख्या है, ठीक है, कौन से के, केवल इसमें द प्रिंस के अंतर्गत, द प्रिंस में या द प्रिंस के अंतर्गत केवल जो है केवल राज्य शिल्प की व्यवस्था है, किसकी व्यवस्था है, या उसकी जो है सॉरी राज्य शिल्प की व्याख्या है, राज्य शिल्प की क्या है, व्याख्या है, ठीक है। इसके अलावा जो है अर्थशास्त्र में राज्य के आंतरिक, जबकि अर्थशास्त्र में राज्य के आंतरिक व बाहरी जो है प्रशासन का, या बाहरी या बाह्य प्रशासन का उल्लेख मिलता है, ठीक है, प्रशासन का जो है क्या है, उल्लेख है, इसके अंतर्गत क्या है, प्रशासन का क्या है, उल्लेख है, ठीक है। तो ये जो है हमें मैकियावेली और जो कौटिल्य हैं उनके विचारों में मोस्टली रूप में जो है असमानता देखने को जो है मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, और बता दूं मैं आपको कि ये जो परराष्ट्र संबंधों के संदर्भ में जो सैद्धांतिक पक्ष है, सैद्धांतिक में आते हैं क्या क्या, मंडल सिद्धांत आता है, सारगुण्य नीति आती है, और नीति के क्या आते हैं, उपाय। तो इनका व्यापक रूप से जो है कौटिल्य के द्वारा उल्लेख किया गया है, और सैद्धांतिक पक्षों के साथ साथ में जो है व्यवहारिक पक्ष का भी जो है उल्लेख किया गया है, जिसमें मोस्टली रूप में गुप्तचरों को विशेष रूप से जो माना है, ठीक है, कौन सी व्यवस्था को, गुप्तचर व्यवस्था को। इसके अलावा राजदूत जो दूत व्यवस्था है उसका भी जो है विशद रूप से क्या किया है, उल्लेख किया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत हमने जो कौटिल्य के संदर्भ में जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में आते हैं और उस समय के महानतम शिक्षक थे, और जो है एक राजनीति शास्त्र, यानी हम ये कहें कि शस्त्र और शास्त्र दोनों के ही जो है ये प्रकांड क्या थे, पंडित थे, ठीक है। और इनके द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है इनके द्वारा जो है मगध का उस समय जो है नंद वंश के शासन का समाप्त करके और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है शासक बनाया गया, इनके शिक्षा दीक्षा के माध्यम से, और स्वयं क्या बने, उनके महामंत्री बने। तो कल हमने बात की थी जनरली उनके जो है परिचय के संदर्भ में और राज्य के स्वरूप के संदर्भ में। आज की क्लास के अंतर्गत हमने मोस्टली रूप में जो देखा इनका मंडल सिद्धांत, इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था में इनके मोस्टली जो विचार, और अर्थशास्त्र में, और जो कौटिल्य और जो अर्थशास्त्र जो मैकियावेली है, जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक है, मैकियावेली की जो प्रमुख जो कृति थी, उनका जो ग्रंथ था द प्रिंस, और कौटिल्य का जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ रहा है कौन सा, अर्थशास्त्र। तो
दोनों ही विचारकों के संदर्भ में हमने दोनों विचारकों में कौन-कौन सी जो है समानता पाई जाती है और कौन-कौन सी असमानताएँ हैं, इसका हमने जो है इस क्लास के अंतर्गत हमने चर्चा की। इस संदर्भ में आपने बात की। निश्चित रूप में डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आए, इस तरह के जो है मेरी कोशिश रहती है और अच्छे से अच्छे जो कंटेंट डालने का मैं डेली क्लासेस के अंतर्गत जो है मेरा प्रयास रहता है। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, आप मुझे और अधिक जो है मोटिवेट करने के लिए आपका जो मोटिवेट मुझे और जो है अधिक इस बात के लिए उत्साहवर्धन करेगा, बढ़ाएगा कि जो है हम और भी आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊँ और ये मेरा प्रयास जो है रहेगा। तो निश्चित रूप में आप सभी जो हैं आर्य क्लास यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली नेक्स्ट जो है टॉपिक के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक सभी विद्यार्थियों और साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद।